हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस जो गूगल फॉर्म में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप इस गूगल फॉर्म में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं इनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो एक्स के रूप में एक चिन्हित भाग दिया गया है उसका नाम क्या है। हमें एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक्स से इस पार्ट को डिनोट किया गया है। ये क्या है? जो हमें डायग्राम दिखाया गया है कम्यूटेटर का एक डायग्राम है, और ये जो पार्ट दिखाया गया है एक्स से डिनोट किया है ये कम्यूटेटर राइजर है। यहाँ जो ये पार्ट दिखाया गया है ये कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, ये एंड प्लेट है, और ये पूरा जो डायग्राम दिखाया गया है कम्यूटेटर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से हमें आंसर पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर ये पार्ट ही हमें कम्यूटेटर दिखाया गया, तो आर्मेचर कोर का यहाँ मतलब ही नहीं है। आर्मेचर कोर आर्मेचर में होती है, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया ब्रश, ब्रश नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया कम्यूटेटर राइजर, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर है। डी ऑप्शन दिया है कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट ये होता है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये एक डायग्राम दिखाया गया है। आर्मेचर के सीरीज में एक वाइंडिंग कनेक्ट है और आर्मेचर के पैरेलल में भी एक वाइंडिंग कनेक्ट है, तो ये कंपाउंड जनरेटर हुआ। और कंपाउंड जनरेटर भी किस टाइप का है देख लेते हैं। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो सीरीज वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन है वो आर्मेचर की ओर है, और शंट फील्ड की जो करंट की डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट है। तो ऐसा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में होता है जहां सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करते हैं। ये जो सर्किट डायग्राम दिखाया गया है डिफरेंशियल कंपाउंड का है। अब ये लॉन्ग शंट है, शॉर्ट शंट। जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज के पैरेलल में कनेक्ट की गई है, तो ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर है। बी ऑप्शन दिया डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, बी ऑप्शन गलत है। डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जो होता है उसमें शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होती है, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया है क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, सी ऑप्शन भी गलत है। क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, और क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी दिशा को ज्ञात करना है, तो किस नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा डीसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉर्क स्क्रू रूल। एक सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए हम कॉर्क स्क्रू रूल का यूज़ करते हैं, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया राइट हैंड पाम रूल, जिसे हम थंब रूल भी कहते हैं। इस रूल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा ज्ञात की जाती है। कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर यदि उसको हम इस तरह से पकड़ लें कि जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन को बताए, तो जो अंगुलियां होती हैं वो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा बताती है, मतलब मैग्नेटिक लाइंस है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करती है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर जो फोर्स काम कर रहा है उसकी डायरेक्शन को बताती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी ऑप्शन गलत होगा। डी ऑप्शन दिया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। डीसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ का पता लगाना है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो जनरेटेड ईएमएफ है उसको कैलकुलेट करने का सूत्र क्या है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60A, जहाँ फाई फ्लक्स को प्रदर्शित करता है, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर को दर्शाता है, और जो एन है वो आरपीएम मतलब जो रोटर है उसकी स्पीड क्या है एन उसे दर्शाता है, पी नंबर ऑफ पोल्स को दर्शाता है, और ए जो है वो पैरेलल पाथ को दर्शाता है। तो फॉर्मूला होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60A। ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन है फाई जेड एन पी अपॉन 60A वोल्ट, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर की बैक ईएमएफ गणना करने का सूत्र क्या है। बैक ईएमएफ को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है EB, मतलब बैक ईएमएफ इज इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA। IA इंटू RA यहाँ पर आर्मेचर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है V अपॉन IA इंटू RA, तो ए ऑप्शन एक गलत आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया है V इंटू IA इंटू RA, मतलब टर्मिनल वोल्टेज इंटू में आर्मेचर ड्रॉप। यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि बैक ईएमएफ का जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, और यहाँ वोल्ट का स्क्वायर हो गया है, मतलब जो यूनिट है वो स्क्वायर में आ गई है, तो बी ऑप्शन वैसे भी गलत होगा। सी ऑप्शन दिया V माइनस IA इंटू RA,
बैक ईएमएफ जो होता है टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का अंतर होता है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। डी ऑप्शन दिया है V प्लस आई ए इंटू आर ए, मतलब वोल्टेज प्लस आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, डी ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट दिखाया गया है और उसमें एक्स से डिनोट किया गया है पार्ट को। इस पार्ट का नाम क्या है। ये जो हमें डायग्राम दिखाया गया है पोल का डायग्राम है। ये ऊपर वाला पार्ट जो इसमें है पोल कोर कहलाता है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पोल शू कहलाता है। ये जो पार्ट दिखाया गया है रिवेट्स लगे हैं और ये स्क्रू लगे हैं, तो ये पार्ट जो हमें दिखाया गया है पोल शू है। पोल शू का वर्क क्या होता है कि जो एयर गैप होता है उसमें फ्लक्स को एक समान रूप से फैलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है पोल टिप, ये ऑप्शन तो गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है पोल कॉइल, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है पोल कोर, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया है पोल शू, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो एक्स से हमें पार्ट दिखाया गया है ये पोल शू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। इस जनरेटर में ये जो पार्ट दिखाया गया है ये एक्साइटर है और ये जनरेटर है। तो इस डायग्राम से हमें समझ आ रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है शंट जनरेटर, शंट जनरेटर नहीं है, क्योंकि यदि आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी तो वो शंट जनरेटर होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन दिया है सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर होता है जब आर्मेचर के सीरीज में कोई वाइंडिंग कनेक्ट होती है, एक सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट होगी तो वो सीरीज जनरेटर होता है, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है कंपाउंड जनरेटर। यदि आर्मेचर के सीरीज में भी और पैरेलल में भी एक वाइंडिंग कनेक्ट होती है, मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है, तो कंपाउंड जनरेटर होता है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर के द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमें दिया है मैकेनिकल एनर्जी, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। यदि यहाँ मोटर की बात की जाती है तो मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जनरेटर का अपोजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर क्षेत्र का नाम क्या है। ये हमें एक डीसी जनरेटर फील्ड वाइंडिंग दिखाई गई है। ये जो ऊपर वाली वाइंडिंग है ये सीरीज वाइंडिंग है और नीचे जो वाइंडिंग दिखाई गई है शंट फील्ड वाइंडिंग है। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा है यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है एक दूसरे के साथ होता है, मतलब उसकी सहायता करता है, एक दूसरे के साथ देता है, तो वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है। और यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करता है तो वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के साथ है, मतलब उसकी एक सहायता उसको एक सहायता प्रदान कर रहा है, तो ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें डी ऑप्शन दिया है हमें क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बना होता है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो एक दूसरे का अपोज करते हैं, तो वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ऐसा पूछा गया है। तो जो डीसी जनरेटर होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पर वर्क करता है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉर्क स्क्रू रूल, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ के आए हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसके चारों तरफ, उसको ज्ञात करने को लिए हम कॉर्क स्क्रू रूल का यूज करते हैं। ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सी ऑप्शन भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो डीसी जनरेटर होता है हमारी डीसी मोटर है, ये जितनी भी मशीन है वो सब फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पर वर्क करती है, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो जो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा, जहाँ पर E क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, L है कंडक्टर की लेंथ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है BLV वोल्ट्स, गलत होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है BL साइन थीटा, डी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है BLV साइन थीटा वोल्ट्स, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ये सभी रूल्स जो बार बार से ऑप्शन में आ रहे हैं हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का यूज करते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है तो हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमें दिया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और ये रूल डीसी जनरेटर में वर्क करता है, क्योंकि डीसी जनरेटर में हमें फोर्स की डायरेक्शन भी पता होती है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कंडक्टर के घूमने की दिशा भी पता होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में काम कर रहा है वो हम ज्ञात कर लेते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर का एक बॉडी पार्ट है जिसको हम योक भी कहते हैं और फ्रेम भी कहते हैं। तो एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टेटर। स्टेटर उस पार्ट को कहते हैं जो स्थिर रहता है, तो उसमें कोई भी पार्ट हो सकता है, आई होल भी हो सकता है, टर्मिनल प्लेट भी हो सकती है, एंड प्लेट भी हो सकती है, क्योंकि ये तो सभी स्टेटर पार्ट हैं, स्थिर रहने वाले पार्ट हैं। पर हमें तो सिर्फ इसके बारे में पूछा गया है जो कि बॉडी है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है पोल कोर, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है पोल शूज, सी ऑप्शन भी गलत है। पोल कोर, पोल शू ये सभी स्टेटर पार्ट ही होते हैं, क्योंकि स्थिर रहते हैं, घूमते नहीं हैं। जैसे शाफ्ट है, शाफ्ट घूमने वाला पार्ट है, तो हम उसको स्टेटर नहीं कह सकते, वो एक रोटर पार्ट होता है। डी ऑप्शन दिया है योक और फ्रेम, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। जो हमें पार्ट दिखाया गया है डीसी जनरेटर का, ये बॉडी पार्ट है, और इसके दूसरे नाम भी होते हैं योक और फ्रेम, जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ पोल डीसी जनरेटर? 4 पोल डीसी जनरेटर में जो ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है उसमें एक पैरेलल पाथ को बताना है, समानांतर पथ कितने होते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू वाइंडिंग में प्लेक्स की संख्या, जहाँ ए क्या है पैरेलल पाथ है, पी है पोल्स, और प्लेक्स की संख्या है, मतलब वो सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, ड्यूप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है। तो पी पोल्स हमें दिया है 4 और ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग का है मतलब डबल है, तो प्लेक्स की संख्या 2 हो गई। तो हमारे पास जो पैरेलल पाथ की संख्या आती है वो आती है 4 इंटू 2 मतलब 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। समानांतर पथ की संख्या 8 है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन हमें दिया है 8, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का एक पार्ट दिखाया गया है और उसका नाम पूछा गया है। ये जो हमें पार्ट दिखाया गया है आर्मेचर कोर पार्ट है, और आर्मेचर कोर को कैसा रखा जाता है, लैमिनेटेड, तो लैमिनेटेड आर्मेचर कोर है जो हमें पार्ट दिखाया गया है। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है साइड्स एंड प्लेट्स, ये ऑप्शन तो गलत होगा। मोटर के जो साइड्स के जो प्लेट्स होते हैं जिससे मोटर के इंटरनल सभी पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं, वो साइड एंड प्लेट्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं दिखाया गया, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया है पोल शू लैमिनेशन, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट भी हम देख चुके हैं, कम्यूटेटर का एक पार्ट होता है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है आर्मेचर कोर लैमिनेशन, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। ये जो हमें पार्ट दिखाया गया है आर्मेचर कोर लैमिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर? इंटरपोल एक डीसी जनरेटर में कैसे जुड़े होते हैं? जो इंटरपोल होता है इसका वर्क क्या होता है? इंटरपोल क्या काम करता है कि जो ईएमएफ है, जो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है, उसके ही अपोज में एक ईएमएफ को जनरेट कर देता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो करंट पर निर्भर करता है, मतलब जो इसका रिजल्ट होगा वो करंट पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ है उसका इफेक्ट तो खत्म हो जाता है, और जो हमारी मोटर है उसमें करंट का मान बढ़ जाता है। तो जो इंटरपोल्स होते हैं वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन सीरीज विद आर्मेचर, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर? एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का क्या यूज़ है, उसकी क्या आवश्यकता होती है? तो जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है किसी भी डीसी जनरेटर में वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए यूज़ होता है, मतलब कुछ हमें पहले से रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मिल जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो वोल्टेज जो होती है उसको बिल्डअप करने में वो सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बिल्डअप द वोल्टेज, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इन क्वेश्चन के आंसर या सॉल्यूशन में आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।